ईरान और यूएस वॉर का ये गंभीर तो होता जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगर ईरान हमारी डील को नहीं मानता है तो रिजल्ट्स बहुत ही ट्रॉमेटिक होंगे ईरान के लिए। ऑलरेडी वो मिल चुके हैं नेतन्याहू से। नेतन्याहू ने क्या प्रेशर बनाया उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और नॉर्मली जब वो नेतन्याहू से मिलते हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उनकी मुलाकात को पब्लिकली दिखाया जाता है, सब कुछ ओवल ऑफिस पूरा पब्लिकली होता है। बट इस बार जो मीटिंग हुई वो कहीं भी लाइव नहीं दिखाया गया, कुछ भी नहीं दिखाया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई साथ में इतने बड़े मोमेंट पे। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो कि चल रहा है वो, सबसे पहले मैं तेजावत साहब के पास जाऊंगा, फिर कोचर साहब के पास जाऊंगा। और यही मजेदार बात है कि कोचर साहब हमें एक अलग स्ट्रैटेजी से बताते हैं क्योंकि वो सेना से रहे हैं, और तेजावत साहब हमें एक अलग एंगल देते हैं। इस वजह से हमारी समझ भी बढ़ पाती है। तो जो बात हो रही है सर, वो हो रही है एप्स्टीन फाइल्स की। एक थ्योरी चल रही है कि जो जूज हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर जूज हैं, पावरफुल जूज हैं, उनके पास एप्स्टीन फाइल्स हैं। वो बारी बारी से एप्स्टीन फाइल्स रिलीज कर रहे हैं और ट्रंप को प्रेशर किया जा रहा है कि अगर आप अटैक नहीं करते हैं तो हम और भी फाइल्स रिलीज करेंगे। ट्रंप चाहते नहीं अटैक करना, लेकिन नेतन्याहू इसी वजह से गए थे कि उनको और ज्यादा प्रेशर करें और अटैक हो। अब ट्रंप ने कहा है कि अटैक हम करेंगे अगर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, सेकेंड फेज सक्सेसफुल नहीं होता है तो। लेकिन अब लगता तो ऐसा है कि फेल तो हो चुका है अगर वो अपने मिसाइल्स नहीं हटा रहे और वो वही सेम पुरानी बातें। लेकिन ट्रंप के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं तेजावत साहब, क्या हो सकता है? फिर कोचर साहब के पास चलेंगे जी। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो नेक्स्ट हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं, जेडी वेंस साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर ईरान में किसी भी तरह का अगर कोई सत्ता परिवर्तन होगा तो वो ईरान के लोग ही करेंगे। तो पहली बात तो वो दोनों ही जो स्टेटमेंट है एक ही सरकार के दो अलग अलग जो काफी बड़े पद के जो लोग हैं, तो ये एक तरीके का कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है। और अगर ज्यूस लोगों के पास एप्स्टीन फाइल नहीं भी होती तब भी वो लोग इतने ताकतवर हैं कि उनके पास वॉशिंगटन पोस्ट से लेके तमाम चीजें हैं, जो कि फेसबुक भी ज्यूस लोगों का ही है। तो ये तमाम चीजें हैं कि अगर उनके पास एप्स्टीन फाइल नहीं भी होती है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को दबाव में ला सकते हैं। तो यह तो ठीक है, पर हाँ, ये इन दिनों में जैसे कि जुमला तो में भी है कि शायद नरेंद्र मोदी साहब के भी कोई एप्स्टीन फाइल हो या तमाम चीजें हैं, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि नरेंद्र साहब मेरी कितनी बातें मानते हैं कि नरेंद्र साहब का जी वीडियो थोड़ा तो सा नहीं है आवाज, मेरे आई पास। थिंक थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो ये कुछ कुछ है, हालांकि इसमें बहुत कुछ सच भी है, पर मुझे लगता है कि जी करता हाँ, हूँ। थोड़ी सी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, हम पूरा नहीं सुन पाए। आपके पास वापस आते तेजावत साहब। नगीन साहब, मुझे लगता है कि मुझे शायद दोबारा जी अभी ठीक है, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे यहाँ पे। कोचे साहब कैसे देखते हैं, एप्स्टीन फाइल का मामला है कि मामला कुछ और है? लेकिन अगेन मैंने इसको एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर काफी प्रोग्राम्स दिए इंटरनेशनल चैनल्स पे भी, न्यूज एक्स जी वर्ल्ड चैनल्स पे भी। एप्स्टीन फाइल का कोई मामला नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, देखिए उसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया 100% फाइल्स ऑलरेडी जो है वहां पे, उसको फाइल उसको ऑलरेडी उसने डिस्क्लोज कर दिया। अब उसके पास कुछ नहीं है, बोल रहा है वो। जी दूसरा, जहां पे ट्रंप का जिक्र था उन फाइल्स में, उसको दबा दिया गया है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप इज प्रेसिडेंट ऑफ इसको यूनाइटेड स्टेट्स, वो कैसे अलाउ करेगा एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि वो एप्स्टीन फाइल्स को आगे लेके जाएगा? उसको नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, जो खुलासा होगा तो वो दूसरी बात है। जी तो इसको मुझे लगता है एप्स्टीन फाइल्स इज नॉट रेलिवेंट, इट इज बेसिकली टू बिल्ड अप दैट मीडिया काइंड ऑफ अ थिंग। जो रेलिवेंट है वो है आपका नेतन्याहू। जी और मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूं, और जिस तरीके से इजराइल से रिपोर्ट्स आती हैं और जिस तरीके से हमारे जो कुछ जानकार हैं इजराइल आर्मी में, उनसे बातचीत होती है, जी
Israel has felt slighted in that 12 दिन की जो लड़ाई थी, जिसमें जो आपको इजराइल को सीज फायर मांगना पड़ा, बिकॉज जी ईरान तो मांग नहीं रहा था, और इसको यूएस ने भी 2-3 दिन घमासान अपनी मिसाइलों को लगाया, बट उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नहीं पड़ा। यस, डिले जरूर किया होगा कुछ महीनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। यूरोपियन का इसको यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, उसके कुछ रिएक्टर्स और कुछ साइंटिस्ट को आपने मार दिया, उससे ज्यादा आपने कुछ नहीं कर पाए। जी आपके B2 और आपके B52, बिकॉज ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था इस टाइप का, तो उसने ये, अगर आपने इसको देखा होगा, कहीं कहीं पे इंटरनेट पे ये न्यूज भी थी कि ईरान ने इसको शिफ्ट किया अपना, जो भी आपका फिसाइल मटेरियल है, वो जो कुछ जी फोटो देखने को मिली थी कि ईरानियन उसको मूव कर रहे हैं एक लोकेशन से किसी और लोकेशन में, और वो पहाड़ों के नीचे है। इसको काफी तरीके से टनलिंग के साथ इसको बनाया गया प्रोजेक्ट, 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये जी कई सालों का काम। तो इस लड़ाई को, जैसे कि आपके चैनल में एक आए थे, वो प्रिडिक्ट एक्चुअली कर गए थे 48 घंटे में लड़ाई होने वाली है, वो 48 घंटे तो 48 दिन बन गए, है ना? जी 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 तो वो इसको शायद ईरान में सर्व किया होगा या कहीं और सर्व किया होगा, तो वो तो इसको हमने तो सर्व नहीं किया, बट हम एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की तरह हम बिल्कुल इसको लेते हैं। जी अब इसको मुद्दा यहाँ पे ये आ गया है, जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे, ट्रम्प वापस नहीं जा रहा है। जी ट्रम्प अगर वापस जाएगा, इट विल बी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल हाराकरी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो ट्रम्प का करियर, अभी उसके मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं, वो ये खत्म हो जाएगा। वो जानता है कि भाई उसने बूट्स ऑन ग्राउंड लेके नहीं आएगा, वो जी उसको ये लगता है कि अब जो भी उसने प्रेशर ईरान पे डालने की कोशिश कर रहा है, जी रशिया के थ्रू भी कर रहा है, वो इट्स नॉट वर्किंग। और जी जो आज जेराल्ड फोर्ड भी भेज दिया सर, अपनी एक और वॉरशिप भेज दी उन्होंने, अब चौथी। आप तो देखिए, उसको ये सब भेजने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो उसके पास है वो काफी है ईरान के लिए। हम्म इसको बेसिकली वो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, उसको बता रहा है कि भाई अभी आपका जो टाइम विंडो है वो बहुत कम हो चुकी है, और जी अगर अब आप अभी नहीं मानेंगे तो आपका डिस्ट्रक्शन होगा। और ईरान, अब आप इसको देखिए, अगर इसको यूएस ईरान की पॉपुलेशन के ऊपर इसको बम एक्चुअली डालेगा, वो एक्चुअली कर नहीं पाएगा, वो इस तरीके का ही विल लूज सिंपैथी एवरीवेयर। तो जी वो सेलेक्टेड टारगेट्स पे इसको फायर करेगा, खास तौर पे जहां पे आपका रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर्स हैं, आपके कमांड कंट्रोल सेक्टर्स है, एयर डिफेंस के आपके जो आपके लगे हुए S-400 भी आ चुका है उसके पास अभी। जी तो पिछली बार जब लड़ाई थी उसके पास S-300 था। अभी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम भी आ चुके हैं, इतने चाइनीज के आपके हवाई जहाज आ चुके हैं वहां पे, और उसने अपनी इसको मिसाइल्स को भी बढ़ा लिया है। जो उसके 500 मिसाइल्स का खर्चा हुआ था उस लड़ाई में, उसने उसको रिकूप कर लिया। तो आज ईरान कुछ ना कुछ तो डैमेज आपका करेगा ना। जी जी एक वन साइडेड तो ये लड़ाई होने वाली नहीं कि आप उसको मारते रहेंगे और वो जो कुछ नहीं, नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब 12 डे वॉर हुआ था तो यूएस ने अटैक किया, फिर ईरान ने ऐसा अटैक किया कि सही बात है कि जो सीज फायर है वो इजराइल को चाहिए था। भले ही वहाँ पे मौतें ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इजराइल ने बोला था सीज फायर के लिए। एक और बात आ रही है सर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप सारे अपने वॉरशिप्स भेजे जा रहे हैं, ऐसा भी है क्या कि हुतीज को लेकर के इनका बहुत बड़ा फियर है कि अगर यमन इस वॉर में कूद जाता है या हुतीज कूद जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरा वॉर संभालना, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी वेस्ट के लिए, यूएस के लिए, इनके सारे बिजनेस के लिए। देखिए, जब आप एक लड़ाई में कूदते हैं ना तो फाइनेंस नहीं देखते आप, और जो आपका फाइनेंस है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अब जिस तरीके से आपने टैरिफ्स अपने लगाए, अपने आपका फाइनेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज इसको जैसे जैसे आपके टैरिफ्स अपने लगे जी अमेरिका में, तो आपकी अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन उससे बेटर ही होती है, उससे ये खराब तो नहीं होगी टैरिफ के लगाने के बाद। और दूसरा, जब
लड़ाई होती है, अमेरिका ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इराक में लड़ी है, बाकी अफगानिस्तान में, तो अमेरिका का इतना जो ये इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हुआ है, जी पर उससे अमेरिका ने अपने अपने हाथ बंद नहीं किए एक लड़ाई को स्टार्ट करने के लिए। और अगर इसको ईरान इसको मानता नहीं है तो ईरान का भी इसमें नुकसान होने वाला है। और जी एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग आप उसको देना चाहते हैं। अब आप इसको देखिए कि अगर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगर ईरान का ऑलरेडी हो चुका है, तो चाइना का कितना नुकसान हो रहा है मुझे बताइए। बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ईरानियन ऑयल, और युआन में उसकी डीलिंग्स हो रही थी। अमेरिका को चुभ रहा था हुआ, बिकॉज वो जी डॉलर जो है ना उसके इम्पैक्ट होता है इन चीजों से। तो बिल्कुल और इसको रशिया से तो कोई खास है नहीं, और इसको रशिया अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है अभी, बिकॉज वो यूक्रेन में एक समझौता चाहता है, इस लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पे एक्चुअली छोड़ना चाहता है कि जो भी टेरिटरी रशिया ने ऑक्यूपाई की वो उसको वापस नहीं करें। जी जी तो जब इस तरीके की बातें हो रही हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, तो मुझे लगता है कि ईरान जो है, और अगर वो समझौता नहीं करेगा, बिकॉज अभी ईरान के जो लीडर्स हैं वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए राजी नहीं है, जी बिकॉज ईरान जानता है कि उसकी लाइफलाइन एक न्यूक्लियर बॉम्ब में है। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक सऊदी अरेबिया के चैनल में बताया था, जिसमें जी आई थिंक इसको इजरायली गेस्ट थे, वो एक्चुअली मेरे से नाराज हो गए थे। तो इसको मैंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के पास है उसके बारे में जो कोई क्यों नहीं चर्चा कर रहा। जी आप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में चर्चा करते हो, ईरान को उसको बोलते हैं कि नहीं ये बहुत खतरा है, बट आप इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा कीजिए, बिकॉज अगर आप उसकी चर्चा इसके साथ करेंगे तो शायद दोनों अगर कंट्रीज एक समझौता एक्चुअली करेंगे कि हम भी न्यूक्लियर नहीं इसको बॉम्ब बनाएंगे और आप भी नहीं बनाएंगे, जी तो शायद कहीं पे नेक्स्ट स्टेप हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज ईरान के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है आज की डेट में जी इसको कि इजराइल इज आल्सो वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर बॉम्ब। नहीं, आप तो जैसे अभी बोल रहे थे कि एक गेस्ट थे जो काफी गुस्सा हो गए थे, तेजावत साहब ने तो बात की थी कि आप सबको न्यूक्लियर बॉम्ब बांट दो और पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। तेजावत साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ हो रहा है वहां पे, और यमन के बारे में थोड़ा बताइए कि यमन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकलौता जो उनका है हुदीस बचे हुए हैं जो सपोर्ट है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से, हमास और हिजबुल्लाह तो अभी नाकाम लग रहे हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह तो नाकाम रहेंगे हुतीज के सामने। इसका कारण है कि हमास तो बिल्कुल उसकी कमर टूट चुकी है और कमजोर है। हिजबुल्लाह भी इतना ताकतवर नहीं है जितने हुतीज हैं। ये वो हैं जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं। आपको पता हो कि इन्होंने वहां से फायरिंग की थी, शुरू की थी। तो जी ये हुतीज हैं, वो हिजबुल्लाह और हमास जितने कमजोर नहीं है। अगर हम ताकत का कंपैरिजन करें तो हुतीज इतना कमजोर नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह, हमास और ये जो हुतीज हैं, ये तीनों के तीनों एक पॉलिटिकल पावर्स भी रखते हैं। और वहां पे इन सब देशों में उनका एक तरीके का पॉलिटिकल बेस है और पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो जी उनको इस तरीके से इतना हल्के में नहीं लेते हैं। जिनका पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, उनका एक खास तरीके का जो आर्थिक जो बेस होता है वह भी होता है। तो यह बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ह्यूतीज को अमेरिका काफी सीरियसली ले रहा है। पर अभी वह सीधा सीधा मुझे नहीं लगता कि वह अमेरिका हुतीज से या वो टकराना चाहेंगे। और अगर हुतीज को अगर छेड़खानी करते हैं तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस चीज को बहुत सारे कंट्रीज पसंद नहीं करेंगे नागेंद्र साहब, जिसमें भारत भी है। भारत भी चाहता है कि जो ऑयल सप्लाई है वो किसी तरीके से बाधित जी ना हो, या भारत का जो खासकर जो सामान जाता है, जो खासकर स्वेज कैनाल से आगे निकलता है, जी अगर ये सब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमें पूरा का पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के, तो हमारी जो कीमतें हैं वो पहले ही टैरिफ की मार झेल रही है, वो जी और भी महंगी हो जाएगी अमेरिका पहुंचते नागेश जी, पहुंचते। तो मैं जी जी कोचर साहब। आई हैव टू लीव, इसको मेरा अगला प्रोग्राम 8 बजे है। तो ओके इफ ओके, ठीक है अलाउ कोचर मी, साहब, इफ यू थैंक यू अलाउ मी, सो मच। मतलब मैं समझ सकता हूँ 8 बजने वाले हैं, 8 बजे हम भी अपना शो थोड़ा खत्म करते ही हैं। शुक्रिया आप हाँ, जुड़े कोचर साहब।
जल्द जुड़ेंगे, और अभी रशिया यूक्रेन वॉर के भी काफी मतलब 4 साल होने वाले, तो उस समय जुड़ेंगे। जी बताइए कोचे साहब, आखिरी और मैं कमेंट। लास्ट चीज एक्चुअली बताना चाहता हूँ, अरविंद साहब के साथ प्रोग्राम करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हम दोनों का, चाहे इस कहीं पे एग्रीमेंट हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, जी बट इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जो सामने आता है। जी, थैंक यू सो मच कोचे साहब टू कनेक्ट विद अस। जल्द जुड़ेंगे आपके साथ दूसरे मुद्दों पे। अरविंद साहब के साथ कंटिन्यू करते हैं। अरविंद सर, जो सवाल मेरा है, जो मैं समझना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यही समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका केवल हुतीज की वजह से तो नहीं रुके हुए हैं, क्योंकि हुतीज ऐसे हैं कि वो हजार हजार डॉलर के ड्रोन्स इस्तेमाल करके B2 बॉम्बर्स को गिरा देते हैं और अमेरिका को मिलियंस ऑफ मिलियंस का नुकसान हो जाता है। तो हुतीज ऐसे फैक्टर है क्या, यमन ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हो सकता है कि केवल ये पूरा जो अटैक है वो रुका हुआ है? नहीं, हुतीस इतने बड़े फैक्टर्स नहीं है, पर फैक्टर हैं भी। इस चीज को ऐसे समझे कि आमने सामने वाली लड़ाई में तो हुतीस, हमास, हिजबुल्लाह या तमाम ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, वो जी कोई फैक्टर नहीं। पर अगर ये लड़ाई आगे चलती है और लंबी बढ़ती है, तो फिर हुतीस एक तरीके का चैलेंज खड़ा कर सकता है। जब आप पानी में आते हैं या जमीन पे आते हैं, तो वहां पे अमेरिका को डर है, क्योंकि अमेरिका ने वो ताकत अभी तक इजाद नहीं की है कि जमीन पे आके कैसे मुकाबला करना है। क्योंकि आप देखेंगे कि इराक पे भी जब लड़ाई लड़ी थी, तो पूरा का पूरा खाली अमेरिका का एक पायलट पकड़ा गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। जी तब तक पूरी तरीके से बॉम्बार्डमेंट से पूरे के पूरे इराक को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद में वहां के सोल्जर्स वहां नीचे उतरते हैं। और एक और, क्योंकि मैं उनमें से कुछ सोल्जर्स को जानता भी हूँ, एक जो कोरियन सोल्जर्स जो वहां उनको इराक का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था, जी तो वो किसी न किसी तरीके से उनसे मित्रता भी थी। तो उनमें ये बताया कि ये इसमें एक और खास चीज है, जो अभी खासकर जो फिलिस्तीन या गाजा में जो शांति जो सेना की जो ये लोग बात कर रहे हैं, तो जी उसमें एक खास बात ये है कि ये लोग शांति के लिए नहीं जाते हैं। ये क्या करते हैं कि उनको सीधे सीधे ऑर्डर्स होते हैं कि अगर एक 20 मीटर की या एक जो डिसाइडेड डिस्टेंस अगर कोई मेंटेन नहीं कर रहा है, वहां का लोकल हो, जी तो उसको सीधा सिर में गोली मारी जाती है। तो ये इस तरीके की शांति होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका कुछ भी तहस नहस करके अगर वहां पे आता है, जमीन पे आता है, जी। तो फिर ये लंबी लड़ाई चलेगी, और वो तो अमेरिका आप के कह रहे लिए हैं ये बहुत सेना ही। का इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिका, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं उसमें सेना जो होगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो सेना युद्ध का में? ही करते हैं। ये नाम लेकिन खाली जैसे बोर्ड ऑफ पीस होता है। यूनाइटेड नेशंस की सेना होती है, यूनाइटेड नेशंस जैसे आपके ब्लू लाइन पर भी है, लेबनान और इजराइल के बीच में, और बाकी जगहों पे है यूनाइटेड नेशंस की सेना। तो ये इन लोगों को कमांड होता है कि आप बिल्कुल गोली चला ही नहीं सकते। इस हद तक कि आइसिस ने जब अटैक किया था, सीरिया से आइसिस घुसा था इजराइल की तरफ, या काफ़ी सारे उनके जो चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया था, तभी भी यूनाइटेड नेशंस की जो आर्मी है उन्होंने अटैक नहीं किया। तो इससे आपका कहना है कि ये जो दूसरी सेना बना रहे हैं ट्रंप, ये कंप्लीटली डिफरेंट होगी? हाँ बिल्कुल, ये तो डिफरेंट होगी ही। देखिए, ये नाम ना लोगों को भ्रमित करने के लिए होते हैं। जैसे कि भारत की शांति सेना थी, जी नाम एकदम ठीक था, पर हमें पता है कि वहां पे जाके उनको जो दिया गया था वो था कि जो तमिल टाइगर्स है उनको मारना। जी तो नाम तो काफी ऐसा ही। अगर ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, वो बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस नहीं होता है, या कि जिसका नाम जैसे कि मैत्री संघ था ईरान पे, जो 25 देशों के जो संघ था, जी तो वो मैत्री संघ नहीं था। वो दरअसल एक तरीके से ये डील थी कि हम इराक में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे। तो नामों की अपनी गणित होती है, और उससे ये इंप्रेशन जाता है, जैसे कि हम भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जी ये सैनिक जितने भी जाते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो लोकल रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त होता है। अमेरिकन सोल्जर्स तो इतने वेल इक्विप्ड और इतनी ज्यादा सुविधाएं होती हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि अगर कोई सोल्जर मारा जाता है, तो वो हम्म अपनी ही गलती से मारा जाता है, क्योंकि उसको जो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें से अगर वो फॉलो नहीं करता है और जी गलती करता है, तो वो मारा जाएगा। तो उसी में से है कि एक जो डिस्टेंस रखना, और जब डिस्टेंस रखते हैं आप वहाँ के लोकलाइट से, तो आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं बैठा सकते हैं। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन संभालना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे एक तरीके से कंट्रोल लेना ठीक कहेंगे, कि हम वहाँ का प्रशासन, या तो एक तरीके का
लोगों को कंट्रोल करना, और वो भी बंदूक के बूते पर। तो ये जितने भी ये जो बोर्ड ऑफ पीस हैं, वो दरअसल नाम के बोर्ड ऑफ पीस है। वहां पे एक तरीके का जो खून बहाना होता है वही उनको और हमें साफ साफ पता है, अब तो किसी को कोई ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि ये सारा का सारा जो है वो खेल फायदे का खेल होता है। ये अमेरिकन सोल्जर्स का भी एक खास पैटर्न है। मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन सोल्जर्स में वो जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन हैं, जिनकी पैदाइश पीढ़ियों से 3 या 4 जनरेशन से जो अमेरिका में है, वो नहीं होता है। नॉर्मली ये कई बार जो यहाँ से जो बेहतर फ्यूचर की तलाश में वहां जाते हैं, पर उनके पास स्किल नहीं होती है, तो फाइनली वो, जैसे कि मान लो किसी अमेरिकन एक बहुत ही ठीक ठाक वहां की कामगार महिला से किसी ने शादी की, तो वह जो है वहां उसको यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है और फिर वो आर्मी में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि रोजगार की तलाश में है, उनको अमेरिकन सिटीजनशिप है, पर वो वहां पे अपने फैमिली के लिए या किसी न किसी तरीके से सर्वाइवल के लिए जाता है। और ये जो सारे के सारे जो सोल्जर्स मारा जाता है, जैसे कि हर एक देश का इतिहास होता है, अमेरिका भी उसका अपवाद नहीं है, ये किस लिए कर रहे हैं, ईरान पे या इराक पे, या क्यों अधिकार चाहिए, ताकि वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। तो उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए इन सेनाओं को, इन फौजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके और पहले के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। उसमें कोई फर्क नहीं आया है नगेन साहब। जी जी तेजाब साहब, वैसे तो हम इतने सारे एपिसोड्स कर चुके हैं ईरान और यूएस की वॉर पे, और वैसे ट्रंप ने जो कल कहा है उसके मुताबिक यही है कि अगर अगले महीने तक डील नहीं होती है तो हम अगले महीना हमला करेंगे। लेकिन ट्रंप ने ये भी जोड़ा कि मोस्ट प्रोबेबली हमारी डील हो जाएगी और बहुत ही कम समय में हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तेजाब साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमें वक्त दिया और बांग्लादेश और ईरान के बारे में काफ़ी कुछ बताया, अपना पर्सपेक्टिव रखा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने अपना जो पॉडकास्ट है वो भी देखा होगा। कल ये काफ़ी चला और लोग उसे काफ़ी सराह रहे हैं। और हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि तरकश पे तेजावत साहब के काफ़ी सारे फैंस हैं और हमने उनका एक पॉडकास्ट किया है 1.5 घंटे का। एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है जिसको सुन के आपको ईरान और यूएस के सारे रिलेशंस और पास्ट की जो सारी जानकारियां हैं वो आपको मिल पाएंगी। तो आप वो पॉडकास्ट ज़रूर देखें। वैभव जो होस्ट करते हैं तरकश को, उन्होंने ये पॉडकास्ट किया है। ये शो जो है तरकश, इसमें हम ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल लाते रहते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के भी काफ़ी समय हो चुका है, उस पर भी हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान से हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स ज़रूर लाएंगे, और आप अगर देखेंगे हमारा चैनल तो आप देखेंगे कि हमने काफ़ी सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स ईरान से किए हैं। आप उनको ज़रूर देखिए, आपको रियलिटी पता चलेगी, और जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है एक वॉर में, उससे आपको एक सरल और सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि भाई ईरान में चल क्या रहा है। मेरा नाम है नागेन सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.